सुपर गुरु की प्रीमियम लाइव क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सुपर गुरु ऐप के फाउंडेशन डे के ऊपर ये प्रॉमिस किया था कि यूट्यूब कम्युनिटी के लिए हम लोग कुछ विशेष लेकर आएंगे। तो हाँ, ये क्लास आप लोगों के सामने है। ये क्लास एक प्रीमियम क्लास थी जो हम लोगों ने किसी बैच में ली थी। उन लोगों के एग्जाम्स पूरे हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत खास हो सकती है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। हम लोग इसकी पूरी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लस लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है, मानव उत्सर्जी तंत्र, गमन एवं संचलन। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, वो कौन सी थ्योरी थी जो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझाती थी? एनीबडी, कोई बताइएगा, कौन बताएंगे? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे बढ़िया थ्योरी कौन सी है? नहीं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, फिसलन तंतु सिद्धांत, फिसलन तंतु सिद्धांत। और ये किसने दिया था? ए.ई. हग्सले व H.E. हग्सले ने दिया था। ए.ई. हग्सले एंड H.E. हग्सले, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, फिसलन तंतु सिद्धांत। नेक्स्ट, काइमोग्राफ क्या है? आप में से कोई बता सकते हैं क्या काइमोग्राफ क्या है? ऐसा उपकरण जो पेशीय संकुचन को रिकॉर्ड करता है। अ एपरेटस विच रिकॉर्ड्स द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा उपकरण जो पेशीय संकुचन को रिकॉर्ड करता है, उसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? काइमोग्राफ कहते हैं, ठीक है। नाउ, नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स, आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल 206 हड्डियां होती है। तो नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स का नंबर, यानी कि कपालीय अस्थियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। मैंने लोकोमोशन वाले टॉपिक के अंदर आपको पूरा समझाया था, दैट इज एफ पोर्ट से, याद आ रहा है? एफ पोर्ट से है ना, 8 होती है, 121, 211। फ्रंटल 1, पैराइटल 2, ऑसिपिटल 1, टेम्पोरल 2, स्फिनोइड 1, एथमोइड 1, 2 और 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सिखाया था मैंने। एफ पोर्ट से फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड, एथमोइड। फ्रंटल 1, पैराइटल 2, ऑसिपिटल 1, टेम्पोरल 2, स्फिनोइड 1, एथमोइड 1 इजिकल टू 8, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स कितनी है दोस्तों? नंबर ऑफ क्रेनियल बोन्स आर 8। आगे बढ़ते हैं। वाई मसल गेट फटीग, तो मसल के अंदर पेशीय थकान क्यों आती है? तो ये जो ग्लाइकोजन होता है ना दोस्तों, ग्लाइकोजन जो होता है, राइट, उसका एनाएरोबिक ब्रेकडाउन होता है, मतलब अवायवीय ब्रेकडाउन होता है, राइट, अवायवीय ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन का। तो जब ग्लाइकोजन का एनाएरोबिक ब्रेकडाउन होता है, तो जानते हो क्या बनता है? ग्लाइकोजन का एनाएरोबिक ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनता है। व्हाट इज फॉर्म्ड? लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। लैक्टिक एसिड बनता है, और जब ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट इन मसल, राइट, तो ये क्या करता है? फटीग पैदा करता है। फटीग का मतलब होता है दोस्तों, दैट इज पेशीय थकान। तो ग्लाइकोजन का जब एनाएरोबिक ब्रेकडाउन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड पेशियों के अंदर जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो क्या हो जाता है? फटीग हो जाता है। क्लियर है? तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। टंग बोन को क्या कहते हैं हम लोग? टंग बोन को क्या कहते हैं? हायोइड बोन। टंग बोन को क्या कहा जाता है? हायोइड बोन कहा जाता है। और हायोइड बोन का नंबर कितना होता है? 1 होता है। हायोइड बोन का जो नंबर है वो कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? हायोइड बोन कहाँ पर कैसी होती है? हॉर्स शू शेप्ड होती है। हॉर्स शू शेप्ड, राइट, कैसी होती है भाई? ये हॉर्स शू शेप्ड होती है, घोड़े की नाल के समान होती है। घोड़े की नाल के समान होती है। संख्या कितनी होती है इसकी? 1 होती है। ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट ऑफ मसल, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी आपसे प्रश्न पूछ लेंगे। ऑक्सीजन का वहन करने वाला पेशीय वर्णक
ऑक्सीजन का वहन करने वाला पेशी वर्णक कौन सा होता है? ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट ऑफ मसल। मसल का ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट कौन सा है दोस्तों? तो मायोग्लोबिन है। रेड कलर का पिगमेंट है, कौन सा है? मायोग्लोबिन। भूलोगे तो नहीं, कौन सा होता है भाई दोस्तों? मायोग्लोबिन होता है। इज इट क्लियर? कौन सा है? मायोग्लोबिन है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन। अक्षीय कंकाल जो शरीर के अनुलंब अक्ष के ऊपर होता है, जो शरीर के अनुलंब अक्ष के ऊपर होता है, राइट, उसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? तो एक्सियल बोन्स के अंदर नंबर ऑफ बोन्स जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 80 बोन्स। याद है मैंने सिखाया था आपको, कई लोग कुछ गलती लिख रहे हैं, राइट। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती है और नंबर ऑफ बोन्स इन एपेंडिकुलर स्केलेटन, अरे मैंने सिखाया था ये जो लंबवत अक्ष के ऊपर जो होता है उसके अंदर 80 बोन्स होती है और पार्श्व में साइडों के अंदर जो होता है यानी कि अनुबंधीय कंकाल में अस्थियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 126 बोन्स होती है। तो 126 और 80 को काउंट करोगे तो कितनी हो जाएगी? ये 206 हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? कितनी हो जाएगी? 206। तो 126 बोन्स तो अनुबंधीय कंकाल के अंदर होती है और 80 बोन्स जो होती है वो किसके अंदर होती है? एक्सियल स्केलेटन के अंदर होती है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स का जो नंबर है वो कितना है? 14 है। फेशियल बोन्स का जो नंबर है वो कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। जल्दी से देखें एक बार, फास्ट जल्दी से देखिएगा। हेलो 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 हेलो, क्लियर है क्या भैया? इज इट क्लियर सभी लोगों को? सो नंबर ऑफ फेशियल बोन्स कितनी है? 14 है। नंबर ऑफ फेशियल बोन्स आर 14। क्लियर? नंबर ऑफ फेशियल बोन्स आर 14, राइट। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ बोन्स इन पेल्विक गर्डल, यानी कि जो श्रोणी मेखला होती है उस श्रोणी मेखला में अस्थियों की संख्या, श्रोणी मेखला के अंदर अस्थियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है और इनको अपने क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोन्स कहते हैं। कॉक्सल बोन्स। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर, कुछ लोग तो ये कहेंगे कि 6 बोन्स होती है ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि 6 होती है। अरे भाई कंफ्यूजन नहीं करना है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, एक साइड की इलियम, इस्चियम और प्यूबिस मिलकर एक कॉक्सल अस्थि बनाती है, दूसरी साइड की इलियम, इस्चियम और प्यूबिस मिलकर और वापस से कॉक्सल बोन बनाती है। तो हो गई 6 हो गई, लेकिन होती कितनी है? 2, क्योंकि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस कंबाइन हो जाती है एक तरफ की, तो 2 कॉक्सल बोन्स होती है। फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है? टोटल 12 जोड़ी रिब्स होती है, उसमें से 11th एंड 12th पेयर, 11th और 12th पेयर है ना, 11वीं व 12वीं जोड़ी, 11वीं और 12वीं जोड़ी जो पसलियाँ होती है, 11वीं और 12वीं जोड़ी जो पसलियाँ होती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती है, ठीक है। 11वीं और 12वीं जोड़ी जो पसलियाँ होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। एक्टिन इज फाउंड इन विच बैंड? तो एक्टिन जो होता है वो लाइट बैंड के अंदर पाया जाता है। पेशियों के अंदर 2 बैंड होते हैं ना, लाइट बैंड और डार्क बैंड। तो लाइट बैंड को अपने क्या कहते हैं दोस्तों? आई बैंड कहते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड, आई बैंड। तो याद रखना, एक्टिन जो होता है, जो कि थिन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन वो किस में बैंड में पाए जाते हैं? लाइट बैंड के अंदर पाए जाते हैं। एक्टिन हमेशा लाइट बैंड के अंदर पाया जाता है और लाइट बैंड को अपने क्या कहते हैं? आई बैंड कहते हैं। नेक्स्ट, मायोसिन इज फाउंड इन, जो थिक फिलामेंट होते हैं मायोसिन, वो किस बैंड के अंदर पाए जाते हैं? तो वो डार्क बैंड के अंदर पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं भाई? डार्क बैंड के अंदर पाए जाते हैं, राइट। मायोसिन कौन से बैंड के अंदर होते हैं? तो मायोसिन डार्क बैंड के अंदर पाए जाते हैं और डार्क बैंड को अपने क्या बोल देते हैं? ए बैंड। डार्क बैंड को हम क्या बोल देते हैं? ए बैंड, ठीक है। वेयर इज सार्कोमियर सिचुएटेड? सार्कोमियर कहाँ पर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछेंगे आपसे। सार्कोमियर कहाँ सिचुएटेड होता है? तो इट इज सिचुएटेड बिटवीन 2 जेड लाइन्स, बिटवीन 2 जेड लाइन्स, 2 जेड रेखाओं के मध्य में, 2 जेड रेखाओं के बीच में, 2 जेड रेखाओं के बीच में। जैसे
ये एक पेशी है और ये अपनी आई बैंड है, ये अपना ए बैंड है और ये वापस से अपना क्या है, आई बैंड है। ठीक है, आई बैंड, ए बैंड और आई बैंड है। तो आई बैंड के बीच में एक रेखा है और इधर भी आई बैंड के बीच में एक रेखा है, तो वो कौन सी है, जेड रेखा है। तो ये जो दो जेड रेखाओं के बीच के अंदर, दो जेड रेखाओं के बीच के अंदर क्या होता है, दैट इज सार्कोमियर होता है। तो सार्कोमियर में एक तो कंप्लीट ए बैंड होता है और दो आधे, ये देखो आधा बैंड इधर रह गया, आधा इधर रह गया। तो ये सार्कोमियर है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो सार्कोमियर के अंदर दो तो हाफ क्या होते हैं, दो हाफ क्या होते हैं दोस्तों, दो हाफ आई बैंड होते हैं और दो क्या, एक क्या होता है, कंप्लीट ए बैंड होता है। क्लियर है। तो बिटवीन टू जेड लाइंस जो होती है वो कौन होती है, सार्कोमियर होता है। अदर नेम ऑफ क्लेविकल, आपको मालूम है अपने कंधे वाली यहाँ पर एक बोन होती है, यहाँ पर इस जगह पर, राइट। तो उसको क्लेविकल कहते हैं। तो क्लेविकल को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है वही पूछ रहा है। क्लेविकल को हम क्या कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं। क्लेविकल को हम कॉलर बोन कहते हैं। क्लेविकल को हम कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। क्लेविकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर बोन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफ फीमर फिक्सेस इन विच कैविटी। फीमर तो आप सभी जानते हैं, है ना। फीमर जो होता है वो पेल्विक गर्डल के अंदर फिक्स होता है। तो फीमर का जो सिर होता है, फीमर का जो सिर होता है वो कौन सी गुहा में फिट होता है, कोई बता रहा है क्या। फीमर का सिर कौन सी गुहा में फिट होता है बेटा, कौन बताएगा। गुड, सबसे पहला आंसर, अच्छी बात है, एसिटाबुलम। एसिटाबुलम कैविटी, याद रखना, एसिटाबुलम कैविटी। फीमर का जो सिर है वो फिक्स हो जाता है एक गुहा के अंदर जो कि पेल्विक गर्डल के अंदर पाया जाता है और वो है एसिटाबुलम कैविटी। इसी प्रकार से जो अपनी यहाँ पर ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस का सिर यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल के अंदर रहने, यानी कि अंश मेखला के अंदर एक कैविटी होती है, उसमें फिक्स हो जाता है और उसको अपने क्या बोल देते हैं, ग्लिनोइड कैविटी। याद रखोगे, ह्यूमरस का सिर जिस कैविटी में फिक्स होता है वो ग्लिनोइड कैविटी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्लिनोइड कैविटी। और फीमर का जो सिर है वो फिक्स हो जाता है कैविटी के अंदर और उसको बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी। ह्यूमन एडल्ट वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वर्टिब्रा, यानी कि एक वयस्क मानव की जो कशेरुक दंड होती है, वयस्क मानव की जो कशेरुक दंड है, वयस्क मानव की कशेरुक दंड, उसके अंदर कशेरुकों की संख्या कितनी होती है। वयस्क मानव में के कशेरुक दंड में, वयस्क मानव के कशेरुक दंड में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, 26। लेकिन याद रहे, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 33 होती है। मैंने मेरे लेक्चर में बताया भी था, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर 33 होती है, लेकिन वयस्क होने पर उसके अंदर 33 की जगह पे कितनी होती है, 26 ही पाई जाती है। क्लियर है, 33 बच्चों के अंदर होती है। नेक्स्ट, विच मसल फाइबर्स हैव मोर मायोग्लोबिन। तो देखो एक चीज़ याद रखो बेटा, दो तरीके के मसल फाइबर्स होते हैं, दो तरीके के पेशी तंतु होते हैं, एक लाल पेशी तंतु और एक श्वेत पेशी तंतु, है ना, रेड एंड वाइट मसल फाइबर्स। तो रेड मसल फाइबर्स के अंदर, रेड मसल फाइबर, राइट, लाल पेशी तंतु, लाल पेशी तंतु के अंदर कौन होते हैं, मायोग्लोबिन हमेशा ज़्यादा होता है, जो कि एक प्रकार का पिगमेंट है। ठीक है। नाउ लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट मसल कौन बता रहा है बेटा, कौन बता रहा है लार्जेस्ट मसल। सबसे पहला आंसर किसका आएगा, सबसे पहला आंसर ये जो नई अविता और जो लिख रहे हैं वाइट मसल फाइबर, गलत है। रेड मसल फाइबर का रंग लाल इसीलिए है बेटा क्योंकि उसके अंदर मायोग्लोबिन होता है। ठीक है। ग्लूटियस मैक्सिमस, लार्जेस्ट मसल कौन सी, ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिमस कूल्हे वाले भाग के अंदर पाई जाती है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो कुल्हा होता है, कुल्हा, राइट, जो हिप होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं इसको, लार्जेस्ट मसल को, सबसे बड़ी पेशी को। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारे जबड़े के अंदर होती है, निचले जबड़े के वहाँ पर होती है, राइट, निचले जबड़े के अंदर होती है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। और वो कौन सी होती है, मसेटर, है ना, सबसे शक्तिशाली पेशी। सबसे शक्तिशाली पेशी जो होती है वो हमारे जॉ के अंदर पाई जाती है, जबड़े में पाई जाती है ना। ये कहाँ पर पाई जाती है, जबड़े में उपस्थित। और जबड़े में उपस्थित जो सबसे शक्तिशाली पेशी जो होती है वो कौन सी होती है, मसेटर है। कौन सी बेटा, मसेटर। नेक्स्ट, अगला लेते हैं, लॉन्गेस्ट मसल। लॉन्गेस्ट मसल वही चीज़, मतलब कूल्हे से लगाकर, हिप से लगाकर और नीचे फीमर तक के बीच में
वहाँ पर पाई जाती है। लॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? सार्टोरियस। तो सबसे लंबी जो पेशी है वो कौन सी है? सार्टोरियस है। क्लियर? सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सार्टोरियस। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में अनुमानित पेशियों की संख्या। अब मानव शरीर में अनुमानित, जिस तरीके से हड्डियाँ 206 होती है ना, तो वैसे बताओ अनुमानित पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो अनुमानित पेशियों की संख्या 639 है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। ये अप्रोक्सीमेट नंबर है, फिक्स नंबर नहीं है। आप किसी किताब में पढ़ोगे, हो सकता है वहाँ पर आपको 640 लिखा हुआ मिलेगा, राइट। हो सकता है किसी किताब के अंदर 633 लिखा हुआ मिलेगा, हो सकता है किसी के अंदर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा 600 से ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अप्रॉक्सीमेट जो ज़्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं इस बात को, वो कितनी होती है? 639 मसल्स होती है। अदर नेम ऑफ स्केलेटल मसल्स, कंकालीय पेशियों का अन्य नाम क्या है? तो कंकालीय पेशियों को अपने क्या बोलते हैं? एक तो स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं बेटा, स्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेशंस होते हैं, यानी कि इनको रेखित पेशी भी कहते हैं, रेखित पेशी भी कहते हैं। और एक और नाम से भी जाना जाता है इनको, और वो बोलते हैं वॉलेंटरी मसल्स। इनको हम क्या कह सकते हैं? वॉलेंटरी मसल्स भी कह सकते हैं। वॉलेंटरी मसल्स बोले तो डेट इज ऐच्छिक पेशियाँ, ठीक है ना। क्या है भाई इनकी? ये ऐच्छिक पेशियाँ हैं, ठीक है। तो कंकालीय पेशियों के अन्य नाम कौन से हैं? एक तो रेखित पेशी है, और कौन सी? एक ऐच्छिक पेशी है। नेक्स्ट आ जाते हैं अदर नेम ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल, चिकनी पेशियों का क्या क्या नाम है? तो इनके भी दो नाम और भी हैं। एक तो है विसरल मसल्स, विसरल मसल्स, आंतरांगी पेशियाँ, आंतरांगी पेशियाँ। एक तो आंतरांगी पेशियाँ कहते हैं इनको, विसरल मसल्स कहते हैं। चिकनी पेशियों के अन्य नाम क्या है? तो एक तो विसरल मसल्स है, और दूसरी जो मसल्स है वो दूसरा नाम क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स यानी कि ये अनैच्छिक पेशियां हैं, अनैच्छिक पेशियां हैं। और तीसरा इनवॉलेंट्री मसल्स यानी कि अनैच्छिक पेशियां, विसल मसल्स यानी कि आंतरांगी पेशियां, और एक और है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स यानी कि अरेखित पेशियां, अरेखित पेशियां, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल्स के सारे नाम है। ओरिजिन ऑफ मसल टिश्यू, मसल टिश्यू का ओरिजिन किससे होता है? तो एक भ्रूणीय उत्तक से होता है, भ्रूणीय परत से होता है, जिसका कि नाम है मीजोडम। 3 परतें होती है, राइट, मीजोडम, एक्टोडम और एंडोडम। कभी भी कोई पूछे ओरिजिन ऑफ मसल टिश्यू, मसल पेशी उत्तक की उत्पत्ति किस भ्रूणीय परत से हुई है, तो आप बोलोगे मीजोडम से, ठीक है। गाउट क्या है? तो गाउट क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड के रवे के जॉइंट पर इकट्ठा हो जाने से जॉइंट के अंदर, संधियों के अंदर शोथ हो जाता है, सूजन आ जाती है, इसी को अपने गाउट कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यानी कि जॉइंट वाले स्थान के ऊपर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सूजन आ जाती है। इसी को अपने क्या कहते हैं? गाउट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? गाउट कहते हैं। नेक्स्ट मियास्थीनिया ग्रेविस, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मसल डिसऑर्डर है। ये एक मसल डिसऑर्डर है ना, पेशी विकृति है, पेशी विकृति है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है स्व प्रतिरक्षा रोग है। इसमें मसल जो होती है वो क्या हो जाती है? वीक हो जाती है ना, पेशी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, मसल वीक हो जाती है, एंड इट लीड्स टू पैरालिसिस, पैरालिसिस, लकवा भी हो जाता है, लकवा हो जाता है मियास्थीनिया ग्रेविस के अंदर। ये भी बात अपने को याद रखनी है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ER फाउंड इन स्केलेटल मसल, यानी कि कंकालीय पेशी में पाए जाने वाली ER को क्या कहते हैं? कंकालीय पेशी में पाए जाने वाली ER को हम क्या कहते हैं? तो कंकालीय पेशी में पाई जाने वाली ER को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, और ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या रिलीज करती है, रिलीज कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन जो होते हैं वो पेशीय संकुचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पेशीय संकुचन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कंकालीय पेशियों में पाए जाने वाली जो ईआर है, कंकालीय पेशियों में पाई जाने वाली जो ईआर है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और वो क्या रिलीज करती है, कैल्शियम आयंस को रिलीज करती है। नी बोन मतलब घुटने की अस्थि कौन सी है दोस्तों, घुटने की जो अस्थि होती है, घुटने की अस्थि को अपने क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। ठीक है, घुटने की अस्थि को हम क्या बोलते हैं, पटेला। घुटने की अस्थि को हम पटेला नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन वर्टिबल फार्मूला ऑफ एडल्ट, एडल्ट का, ह्यूमन एडल्ट का वर्टिबल फार्मूला। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है, 7 होती है। थोरेसिक वर्टिब्रा बेटा कितनी होती है, 12 होती है, राइट। लंबर वर्टिब्रा कितनी होती है, 5 होती है। तो 12 और 7 कितने हो गए, 19, 19 और 5 कितने हो गए, 24, है ना। और सेक्रल, सेक्रल कितनी होती है, 5 होती है, लेकिन आपस में जुड़ जाती है। और कोडल जो होती है, कोडल, है ना, कोडल को CO से डिनोट करते हैं, वो कितनी होती है, 4, लेकिन वो फ्यूज़ हो जाती है। तो जो 5 फ्यूज़ हो गई उसको तो एक ही मानेंगे ना। मान लीजिए कि 5 उंगलियां हैं, ये बन गई मुट्ठी, तो उसको तो एक ही मानेंगे ना। तो 5 और ये 4 भी जुड़ गई तो 1, तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों, 26 हो गई। ठीक है ना। तो C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, C का मतलब यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ग्रेव कशेरुकाएं, वक्षीय कशेरुकाएं, कटी कशेरुकाएं, त्रिक कशेरुकाएं और पुच्छीय कशेरुकाएं। वापस से बोल रहा हूँ, ग्रेव कशेरुकाएं, वक्षीय कशेरुकाएं, राइट, कटी कशेरुकाएं, त्रिक कशेरुकाएं और पुच्छीय कशेरुकाएं। इंग्लिश में बोलते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होती है, लंबर वर्टिब्रा 5 होती है, सैक्रल वर्टिब्रा 5 होती है लेकिन फ्यूज़ हो जाती है इसलिए 1 रह जाती है, और कोडल वर्टिब्रा 4 होती है, फ्यूज़ हो जाती है तो 1 रह जाती है। तो 7 और 12 कितने हो गए, 19, 19 और 5 कितने हो गए, 24, और 1 कितनी हो गई, सैक्रल 25 और कोडल कितनी हो गई, 1, तो कितनी हो गई, 26। ठीक है ना। तो 7, 12, 5, 1, 1 ऐसे याद रखना है, राइट। 7, 12, 5, 1, 1, 7, 12, 7, 12, 5, 1 और 1 ऐसे याद रखना है। ऑर्थराइटिस, ऑर्थराइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, है ना, संधि शोथ कहते हैं इसको, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। व्हाट इज आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है, तो नेफ्रॉन है, राइट। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई याद रखना, वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है दोस्तों, नेफ्रॉन है। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स का यानी कि पक्षियों का और सरीसृपों का उत्सर्जी पदार्थ, पक्षियों का और सरीसृपों का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल होता है, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल होता है। और इसीलिए तो ये जीव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। ये जीव क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। इनका उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है, यूरिक एसिड होता है। ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ बोनी फिशेस, अस्थिल मछलियों का, अस्थिल मछलियों का, जलीय उभयचर यानी कि एक्वेटिक एम्फीबियंस का, और एक्वेटिक इंसेक्ट्स का यानी कि जलीय कीटों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। वापस से बोल रहा हूँ, अस्थिल मछलियों का, जलीय उभयचरों का और जलीय कीटों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो इन सभी का जो उत्सर्जी पदार्थ है दोस्तों वो क्या है, तो वी विल ऑलवेज से अमोनिया। इनका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या चीज़ है, अमोनिया है। तो इसीलिए तो इन जीवों को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक। क्यों, क्योंकि इनका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या चीज़ है, अमोनिया है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों का, मानव भी इसमें शामिल है। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस यानी कि स्थलीय उभयचर, है ना, समुद्री मछलियाँ, ठीक है ना, मैराइन फिशेस, स्तनधारियों का उत्सर्जी पदार्थ। तो हम सब का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन सा है, यूरिया है। तो जीव कैसे हो गए, यूरियोटेलिक हो गए दोस्तों, यूरियोटेलिक, है ना। तो जिन जीवों का ये सारा का सारा स्थलीय उभयचरों, समुद्री मछलियों और स्तनधारियों का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन सा होता है, यूरियोटेलिक होता है, भूलना नहीं। हाँ, अच्छी बात है, सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अशोक, भूपेंद्र, कामिनी, गुड। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन प्रॉन अकर बाय, कौन बता रहा है, लो चलो सबसे पहला आंसर कौन दे रहा है, एक्सक्रीशन इन प्रॉन। प्रॉन क्या है,
आप सभी जानते होंगे क्रस्टेशियन, मैंने क्या पढ़ाया था आर्थ्रोपोडा के अंदर? क्रस्टेशियन, बोलो जल्दी से। एक्सक्रीशन इन प्रॉन ओकर बाय गुड एंटेनरी ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, एंटीनरी ग्लैंड्स, एंटेनरी ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, है ना, एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड से एक्सक्रीशन इन प्रॉन, प्रॉन के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो एंटेनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड से होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का और एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो मालपीजियन, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, मालपीगी नलिकाएं, मालपीगी नलिकाएं, मेलपीगी नलिकाएं, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का जो उत्सर्जी अंग है, कॉकरोच का उत्सर्जी अंग वो क्या है? मेलपीगी नलिकाएं हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कभी भी पूछ सकते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ है, कभी भी पूछ सकते हैं। केंचुए का उत्सर्जी अंग कौन होता है दोस्तों? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया का हिंदी में कहते हैं इसको व्रकक, व्रक नहीं है ना, व्रकक, नेफ्रीडिया। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म इज नेफ्रीडिया। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैटवॉर्म, पता नहीं कितनी बार, राइट, मेरे पास में काउंटिंग ही नहीं उतनी बार, है ना। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैटवॉर्म्स, यानी कि जो चपटे कृमि होते हैं उनकी उत्सर्जी संरचनाएं कौन सी होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स, इनको हम लोग ज्वाला कोशिकाएं भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वाला कोशिकाएं। क्लियर? तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लैटवॉर्म्स, फ्लैटवॉर्म्स के उत्सर्जी संरचनाएं जो है वो कौन सी है? फ्लेम सेल्स है। नंबर ऑफ मेडुलरी पिरामिड्स इन किडनी, आप सब जानते हैं किडनी के अंदर इस तरीके से किडनी का स्ट्रक्चर है, तो किडनी के अंदर इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। तो मेडुलरी पिरामिड का नंबर मिनिमम 8 से 12, मैक्सिमम 12। एक किडनी के अंदर, एक वृक्क के अंदर, एक किडनी के अंदर मेडुलरी पिरामिडों की संख्या, मेडुलरी पिरामिडों की संख्या 8 से लेकर कितनी हो सकती है? 12 तक हो सकती है। रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या है? तो हम ये कहेंगे कि कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स जो है वो एंटर कर जाता है किसके अंदर? मेडुलरी पिरामिड में एंटर कर जाता है। मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड के बीच एंटर करके, एंटर करके, एंटर करके बर्टीनी के स्तंभ बनाता है, बर्तीनी, बर्तीनी स्तंभ बनाता है। अरे बात समझ में आ रही है? जैसे एक चीज़ याद रखो, ये क्या चीज़ है? मेडुलरी पिरामिड, ये मेडुलरी पिरामिड है। अब हम जानते हैं कि मेडुलरी पिरामिड जो है वो किस में पाए जाते हैं? मेडुला के अंदर, मेडुला के अंदर पाए जाते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है, आप समझें, एक मिनट है ना, ये वाला जो हिस्सा है किडनी का, ये कौन सा है? कॉर्टेक्स है। तो ये कॉर्टेक्स है, ये डॉटेड एरिया देखो, ये कॉर्टेक्स है। अब ये जो कॉर्टेक्स है ना, ये मेडुलरी पिरामिड के अंदर भी एंटर कर जाता है, ऐसे। ये देखो, ये मेडुलरी पिरामिड के अंदर एंटर कर गया, और जब ये मेडुलरी पिरामिड के अंदर एंटर कर जाएगा तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। इसको हम क्या कहते हैं? रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ पर डायग्राम के साथ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना, तो ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर क्या होती है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी, फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट, है ना, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट। ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर क्या है? प्रति मिनट किडनी के द्वारा कितनी मात्रा में निस्यंद बनता है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट, ठीक है। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर कहते हैं। क्लियर है? चलो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू, ये तो जानते हो हेनली का लूप ऐसा होता है ना। तो ये कौन सी डिसेंडिंग लिम्ब है और ये कौन सी है? असेंडिंग लिम्ब है।
तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू, तो ये वाली हेनली के लूप की अवरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होती है? तो इतना तो मैंने आपको सबको लेक्चर में पढ़ाया ही है कि किसके लिए परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू वाटर, ये किसके लिए परमिएबल होती है? इट इज परमिएबल टू वाटर, इट इज परमिएबल टू वाटर, यानी कि ये जल के लिए क्या होती है? पारगमी होती है, जल के लिए पारगमी होती है। क्लियर? नेक्स्ट, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू। अब असेंडिंग लिम्ब कौन सी? ये वाली है, ये तो हमने सिखाया था कि ये आयंस के लिए तो क्या होती है? परमिएबल, और वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। तो हेनली के लूप की आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होती है? हेनली के लूप की आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होती है? तो ये आयंस के लिए पारगम्य होती है, आयंस के लिए पारगम्य, पारगम्य। और कौन से आयंस के लिए? NaCl आयंस के लिए क्या होती है? ये पारगम्य होती है। क्लियर है? मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सबसे विषैला उत्सर्जी पदार्थ किसको माना गया है? तो सबसे विषैला उत्सर्जी पदार्थ दोस्तों माना गया है किसको? अमोनिया को। अमोनिया जो है वो सबसे विषैला पदार्थ है, और इसको बाहर निकालने के लिए जल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। इसको बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? जल भी ज़्यादा चाहिए। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है? तो ग्वेनिन, ग्वेनिन। ठीक है, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ स्पाइडर, स्पाइडर का जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है, स्पाइडर का जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं? मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है दोस्तों? ग्वेनिन होता है, इट इज ग्वेनिन। गुड। नेक्स्ट, डायूरेटिक सब्सटेंसेस, डायूरेटिक का मतलब होता है मूत्रवर्धक सब्सटेंसेस, मूत्रवर्धक पदार्थ जो मूत्र को बढ़ाए, जो मूत्र की मात्रा को बढ़ाए। तो सबसे डायूरेटिक पदार्थों की श्रेणी में 3 चीज़ें आती हैं, टी, कॉफ़ी और एल्कोहल, है ना। ये डायूरेटिक सब्सटेंसेस है। मतलब ये जो डायूरेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो ADH को क्या करते हैं? ADH को कम करते हैं, जिससे जल अवशोषित नहीं हो पाएगा नेफ्रॉन से, तो ADH को कम करते हैं एवं मूत्र की मात्रा को बढ़ा देते हैं, मूत्र की मात्रा को बढ़ाते हैं, मूत्र की मात्रा को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो डायूरेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ADH को कम करते हैं और मूत्र की मात्रा को बढ़ा देते हैं। जैसे कि चाय है, तो चाय जमाने से नानी दादी कहती हुई आई है बच्चों को, ये कहती हुई है काली हो जाएगी चाय मत पी। अरे वो तो एक बहाना था लड़की को समझाने का कि तू काली हो जाएगी चाय मत पी, लेकिन चाय ना पिलाने का कारण ये था कि चाय के कारण हमारे बॉडी के अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम हो जाता है, जिससे नेफ्रॉन के DCT वाले भाग से लगभग 19% जल अवशोषित नहीं होता है, तो नेचुरल है कि वो मूत्र के साथ में बाहर निकलेगा। तो टी के अंदर, चाय के अंदर, राइट, ऐसे चाय एक डायूरेटिक पदार्थ है, जितनी कम मात्रा में हो उतनी चाय पीजिए। दिन की 1 चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कई लोग तो गिलास भर भर के, टंकियाँ भर भर के पी रहे हैं, तो फिर वो आगे के लिए अच्छा नहीं है। कॉफ़ी है ना, कॉफ़ी, ऐसा कहा जाता है कि 4 कप चाय इजिकल टू 1 कप ऑफ कॉफ़ी, है ना। कॉफ़ी उतनी ही घातक है। आप कैफ़े कॉफ़ी डे जाके और 200-200 रुपये की कॉफ़ी तो पीते हैं, स्टारबक्स जाके आप 500 और 700 रुपये की कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन कॉफ़ी तो पिया, पैसे भी देकर आए और अपना ADH लेवल क्या करके आए? कम करके आ गए, राइट। तो कॉफ़ी और ज़्यादा नुकसानदायक है, कॉफ़ी और ज़्यादा नुकसानदायक है। और तो कॉफ़ी जो है वो सप्ताह में 1 बार पी लीजिए, चाय 1 दिन की 1 चलेगी, कॉफ़ी सप्ताह की राइट 1 चलेगी, और एल्कोहल तो कभी भी नहीं। एल्कोहल, बियर, विस्की, वाइन, रम, कोई 1 बोतल बियर पिएगा, 2 बोतल जो है वो यूरिन बाहर निकलेगा। इस हद तक ADH को वो क्या कर देगा? कम कर देगा। तो एल्कोहल कभी भी नहीं। कॉफ़ी सप्ताह में 1 बार पी लीजिए, चाय रोज़ाना 1 पी लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। ये अच्छी चीज़ें नहीं है, है ना। ये तो सदियों से बहस छिड़ी हुई है, चाय अच्छी है कि ख़राब है, कॉफ़ी अच्छी है कि ख़राब है। ठीक है, एग्ज़ाम के दिनों के अंदर 1-2 पी लीजिए, राइट, जोश लाने के लिए, उज्जर लाने के लिए, है ना। फिर जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर स्टारबक्स में जाके और खूब सारी कॉफ़ी पीजिए, कैफ़े कॉफ़ी डे में जाकर और पीजिए। सो टी, कॉफ़ी एंड एल्कोहल आर डायूरेटिक सब्सटेंसेस। वाई कलर ऑफ यूरिन इज पेल येलो, मूत्र का जो रंग होता है वो हल्का पीला क्यों होता है? मूत्र का जो रंग है वो हल्का पीला क्यों होता है? तो उसके अंदर एक पिगमेंट होता है यूरोक्रोम पिगमेंट।
कौन सा है, यूरोक्रोम पिगमेंट होता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसीटी इज कंट्रोल्ड बाय, डीसीटी के द्वारा ऐसा मानते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा, नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल के द्वारा जल का 19% अवशोषण होता है। और जल का 19% अवशोषण जो होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है, एडीएच, या दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, वेसोप्रेसिन। यदि ये हार्मोन बॉडी के अंदर डायूरेटिक सब्सटेंसेस को लेने से कम हो जाए तो डीसीटी वाला जो भाग है वो 19% के लगभग जल को अवशोषित नहीं कर पाएगा और मूत्र की मात्रा जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्सर्जी तंत्र से पता नहीं कितनी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मच ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब बाय नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है ना, क्षमता है, उसमें से कितना प्रतिशत रीअब्सॉर्ब हो जाता है, तो याद रखना 99% दोस्तों फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है और केवल 1% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वही शरीर से बाहर जाता है। तभी तो कहते हैं कि भैया पूरे दिन के अंदर 180 लीटर किडनी जो होती है वो 180 लीटर ब्लड को क्या कर रही है, साफ कर रही है। 5 लीटर ही ब्लड होता है लेकिन उसको बार बार साफ करती है। 180 लीटर ब्लड को क्या करती है, साफ करती है। लेकिन मूत्र केवल कितना बाहर निकलता है, अधिकतम 1.5 लीटर, 1.25 लीटर से 1.5 लीटर यूरिन बाहर निकलता है या कभी कभी उससे ज़्यादा, राइट। तो 99% जो चीज़ है वो वापस से पुनः क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। रेनिन इज सिक्रेटेड बाय, रेनिन जो होता है, ये रेनिन वो नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, ये वो बच्चों में दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला नहीं है, वो RENNIN होता है बेटा, वो RENNIN है। ये क्या है, RENIN है। और इस रेनिन को कौन सिक्रेट करता है, कौन बता रहा है, JG सेल्स। गुड, JG सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स किस की होती है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेटस के अंदर मिलने वाली कोशिकाएं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेटस की कोशिकाएं होती है जिनको कि हम लोग JG सेल्स कहते हैं। वो रेनिन का क्या करती है, स्रावन करती है। ठीक है, हेनलीज लूप इज लॉन्ग इन, ये हेनली का लूप जो होता है वो लंबा किस में होता है, तो हेनली का लूप जो होता है वो लंबा होता है डेजर्ट एनिमल्स के अंदर, है ना, मरुद्भिद जंतु, जो जंतु डेजर्ट के अंदर मिलते हैं उनके ना हेनली का लूप होता है लंबा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाएगा, यूरिन थोड़ा सा और ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाएगा, तो उनके शरीर से पानी बाहर कम निकलेगा। तो पानी बाहर कम निकलेगा तो उनके लिए तो अच्छा ही है ना, क्योंकि डेजर्ट के अंदर तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। तो हेनली लूप जो है वो लंबा होता है किसके अंदर दोस्तों, डेजर्ट एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट, डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच की कमी हो जाती है, चाय पीने से या कॉफ़ी पीने से या अल्कोहल को लेने से एडीएच कम हो जाता है। तो डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, तो डिजीज कौन सी हो जाती है, डायबिटीज़। कमॉन, आगे मैं नहीं बोल रहा हूँ, बता दो जल्दी से, कौन बता रहा है, जल्दी से, मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोगों का। गुड, डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। काउंटर करंट मैकेनिज्म अकर बिटवीन, देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो 2 ट्यूब्स के बीच में चलता है। पहचानो कौन सी, कौन बता रहा है, प्रतिधारा क्रियाविधि किसके बीच में चलती है। एक मैं लिख देता हूँ, दूसरा आप बताओगे। हेनलीज लूप, एक मैंने लिख दिया, और दूसरा किसके बीच में चलेगा, काउंटर करंट मैकेनिज्म किसके बीच में चलता है बेटा, एक तो हेनलीज लूप हो गया और दूसरा कौन सा है, वेरी गुड, वासा रेक्टा। एक मैंने लिख दिया, एक आपने बताया, वासा रेक्टा। ये क्या है, हेनलीज लूप है, ये वासा रेक्टा है। इन दोनों के बीच में प्रतिधारा क्रियाविधि चलती है, और प्रतिधारा क्रियाविधि किसके लिए होती है बेटा, यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए। किसके लिए होती है, यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए, यानी कि मूत्र को सांद्रित करने के लिए। रोल ऑफ ANF क्या होता है पहले तो, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। बेटा ये किससे रिलीज होता है, तो ये हार्ट से रिलीज होता है। इसको कौन रिलीज करता है, हार्ट रिलीज करता है। क्या करता है ये, वेसो डायलेशन करता है। वेसो डायलेशन यानी कि वेसल्स के डायमीटर को बढ़ाता है, और वेसो डायलेशन हो जाएगा तो बीपी को क्या करता है, कम करता है। बीपी को कम करता है, बीपी को ये कम करता है, राइट। एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर वेसो डायलेशन करता है और बीपी को इसलिए क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज माल्पीजियन बॉडी और रीनल कार्पोसल। रीनल कार्पोसल है, माल्पीजियन बॉडी क्या है, तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, ये पढ़ाया था बेटा मैंने, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल।
ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल इज इक्वल टू मेलपिगियन बॉडी, मेलपिगियन बॉडी या रीनल कार्पोसल, या रीनल कार्पोसल, मेलपिगियन बॉडी या रीनल कार्पोसल। वापस से बोल रहा हूँ, मेलपिगी काय या रीनल कार्पोसल क्या है? तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल इज इक्वल टू मेलपिजियन बॉडी, या उसको हम क्या कह देते हैं? रीनल कार्पोसल कह देते हैं। याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आते हैं, नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। तो 10 लाख, मानवों की बात हो रही है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। हर एक किडनी के अंदर 10 लाख से 12 लाख मानते हैं, एवरेज अपने 10 लाख तो मानते हैं। तो दोनों किडनी के अंदर मिलाकर नेफ्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 20 लाख। दोनों के अंदर कितनी हो गई? 20 लाख। हाँ, या तो आप कह दो 1 मिलियन, 10 लाख बोले तो 1 मिलियन, 1 मिलियन, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट, 1 मिलियन मुझे यूट्यूब के ऊपर आने वाले कुछ दिनों के अंदर मुझे 1 मिलियन चाहिए, मुझे आई नीड 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, है ना। और हम लोग वादा करते हैं कि बहुत अच्छे कंटेंट डालेंगे हम यूट्यूब के ऊपर भी, और हम लोग 1 मिलियन लेकर आएंगे। और ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आप लोगों से हक से कह सकता हूँ कि आप लोगों के भी जितने भी अब आगे की जो पीढ़ियाँ आ रही है, छोटे भाई बहन, उनको आपको हमारे बारे में बताना है। सो टारगेट यूट्यूब के ऊपर 1 मिलियन। तो मेरे ख्याल से आप सपोर्ट करेंगे सभी लोग, राइट। टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से? हाँ, थैंक यू एवरीबडी, है ना। 1 मिलियन करेंगे हम लोग, और आप अपने सर के लिए करके बताओगे, ठीक है। सो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन कौन कौन से? नेफ्रॉन के 2 मुख्य भाग कौन से हैं? तो एक तो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस, और दूसरा कौन सा है? रीनल टिब्यूल, ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल। कई लोगों से मालूम है, मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो क्या बताना शुरू कर देते हैं? ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, हेनलीज लूप, कलेक्टिंग डक्ट। अरे वो तो है ही है भाई, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने पूछे हैं। नेफ्रॉन के 2 मुख्य भाग, तो एक तो ग्लोमेरुलस है, और रीनल ट्यूब्यूल में फिर वो सब आ गए। रीनल ट्यूब्यूल में कौन आ गए दोस्तों? बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, हेनलीज लूप, कलेक्टिंग डक्ट, वो सब उसमें आ गए। क्लियर है? ऑलराइट। तो ग्लोमेरुलस प्लस रीनल ट्यूब्यूल, अच्छी बात है। अविता ने लिखा है आंसर, हाँ, बाकी सुधा ने, उत्तम ने, सभी ने लिखा है। अगला, परसेंटेज ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो परसेंटेज है वो कितना है? लगभग 85% है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का। और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं दूसरे वाले, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, उनका प्रतिशत 15% होता है। विच नेफ्रॉन डू नॉट हैव वासा रेक्टा। वासा रेक्टा किस में नहीं होता है? तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में दोस्तों, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर वासा रेक्टा कभी भी नहीं होता है। वासा रेक्टा जो होता है वो केवल और केवल किस में होता है? वासा रेक्टा केवल और केवल किस में होता है? डेट इज वासा रेक्टा जो है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन के अंदर होता है। क्लियर? विच नेफ्रॉन डू नॉट हैव वासा रेक्टा? तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? नेफ्रॉन का वो कौन सा भाग है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है? हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन पीसीटी। क्यों? पीसीटी के अंदर बेटा 65% से लेकर 80% तक, 65% से लगाकर 80% तक क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। 65% से लेकर 80% तक रीअब्जॉर्प्शन होता है। और उस रीअब्जॉर्प्शन को करने के लिए, उस रीअब्जॉर्प्शन को करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। एंड एनर्जी इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? कोई बता सकता है क्या? नेफ्रॉन में सबसे ज़्यादा जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो दोस्तों कहाँ पर होता है? पीसीटी के अंदर। वैसे तो पीसीटी के अंदर भी होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में भी होता है ना, और थोड़ा बहुत जो है वो डीसीटी के अंदर भी होता है, 19% के करीब डीसीटी में भी होता है, कलेक्टिंग डक्ट से भी होता है। लेकिन नेफ्रॉन के जिस भाग से सबसे अधिक जल का अवशोषण होता है वो पीसीटी है। ठीक है, पीसीटी इज लाइंड बाय, पीसीटी को घेरे हुए उपकला, पीसीटी को घेरे हुए उपकला कौन सी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब होता है घनाकार उपकला, घनाकार उपकला। ठीक है, डीसीटी इज लाइंड बाय, डीसीटी इज लाइंड बाय
डीसीटी को घेरे हुए परत, डीसीटी को घेरे हुए परत, हाँ सिंपल क्यूबॉइडल है, बिल्कुल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। डीसीटी इज लाइन बाय, अगेन वही सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी कि सरल घनाकार, सरल घनाकार उपकला, सरल घनाकार उपकला। डीसीटी इज लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम and PCT is lined by simple cuboidal epithelium, again the same thing. Next, collecting duct open into a bigger duct, collecting duct open into a bigger duct, कोई बताएगा? collecting duct open into a bigger duct, anybody? इस क्वेश्चन को देखिए, collecting duct open into a bigger duct, anybody? कौन बता रहा है ये वाला प्रश्न? Yes, good. Duct of Bellini. Duct of Bellini. बेलिनी की नलिका, बेलिनी की नलिका। कलेक्टिंग डक्ट एक बड़ी नलिका में खुल जाती है जिसको डक्ट ऑफ बेलिनी कहते हैं। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन लाइज इन रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं बेटा? तो एक तो बूमेन कैप्सूल, बूमेन्स कैप्सूल है ना, कौन कौन से पाए जाते हैं? एक तो वुमेन्स कैप्सूल पाया जाता है, और कौन सा पाया जाता है? पीसीटी और एक डीसीटी, पीसीटी और डीसीटी। क्लियर है? नेफ्रॉन के कौन से भाग में, कौन से भाग कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं? नेफ्रॉन के अलग अलग भाग होते हैं, तो नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं? तो एक तो पीसीटी होता है, एक डीसीटी होता है और वुमेन्स कैप्सूल होता है। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन लाइज इन रीनल मेडुला, मध्यांश में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एक तो हेनलीज लूप दोस्तों, हेनलीज लूप, और दूसरा जो है वो कौन सा है? कलेक्टिंग डक्ट। एक चीज़ दिमाग में बिठा लो कि मेडुला के अंदर, किडनी के मेडुला वाले भाग में नेफ्रॉन के स्ट्रेट भाग, नेफ्रॉन के स्ट्रेट भाग मिलते हैं, और कॉर्टेक्स के अंदर हमेशा, कॉर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन के कुंडलित भाग मिलते हैं। ये सब कुंडलित भाग है, ये सब कुंडलित भाग है, ठीक है, आप ये सब कुंडलित भाग है, राइट, और ये जो है वो कैसे हैं? स्ट्रेट भाग है। नेक्स्ट, एक्सपांड RAAS, ये किडनी के रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टीरोन, एल्डोस्टीरोन सिस्टम, रास सिस्टम कहते हैं इसको। ये किडनी के अंदर रेगुलेशन का काम करता है। रेनिन एंजियोटेंसिन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टीरोन सिस्टम। व्हाट इज रेनल कैलिकुलाई? तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आर डिपॉजिटेड इन किडनी, जैसे वो जो सॉल्ट्स होते हैं ऑक्सलेट्स, जैसे ऑक्सलेट्स, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं, अघुलनशील लवण जो होते हैं, वो जब किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं, ऑक्सलेट्स कहते हैं उनको, तो रीनल कैल्कुलाई हो जाता है। रीनल कैल्कुलाई से कंफ्यूजन हो रहा हो तो किडनी स्टोन्स, आजकल ये जो किडनी स्टोन से बड़ी आम सी घटना है, जो लोग पानी कम पीते हैं उनके अंदर किडनी स्टोन्स की समस्या रहती है। तो भरपूर पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं है ना, इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस छिड़ी रहती है कि कितना पानी पीना है। बहुत ज़्यादा पानी भी मत पीजिए। लोग कोई ये कहता है कि 10-10 लीटर पानी पी जाओ, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आप 3 से 3.5 लीटर पानी पी लीजिए, बहुत हो गया। बॉडी के लिए अपने बायोलॉजिकली इतनी ही रिक्वायरमेंट है। गर्मियों के दिनों के अंदर 4 लीटर तक, गर्मियों के अंदर 4 लीटर तक, बाकी 3.5 लीटर बहुत हो गया। 3-3.5 लीटर बहुत है आपके लिए। कभी भी किडनी स्टोन्स नहीं होगा। घर वालों के किसी को है तो उनको भी बताइए। हाउ मच ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे, है ना, पर डे कितना ग्राम यूरिया बाहर निकलता है पर ग्राम? तो कितना निकलता है पर डे, कितना ग्राम यूरिया निकलता है बाहर? 25 to 30 ग्राम, अप्रॉक्सीमेट है ना, अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 ग्राम, 25 to 30 ग्राम जो है वो यूरिया पर डे एक्सक्रीट आउट होता है। नेक्स्ट, पीएच ऑफ यूरिन। यूरिन स्लाइटली एसिडिक होता है। पीएच कितनी होती है? 6। हालांकि रोग वाली अवस्थाओं के अंदर तो ये पीएच बदल सकता है। यूरिन और ज़्यादा एसिडिक भी हो सकता है, कभी कभी 5 तक भी चले जाता है, 4 तक भी पीएच चले जाता है। लेकिन वो इन्फेक्शन के केस में, नॉर्मल केसेस के अंदर पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन का जो पीएच है वो 6 के तकरीबन होता है। हीमोडायलिसिस क्या है? तो एक तरीके से ब्लड से यूरिया की
बड़ी यूरिया की बढ़ी हुई मात्रा को आर्टिफिशियल किडनी मशीन से बाहर निकालना। मतलब एक तरीके से एक साइड से रोगी के रक्त को पूरा बाहर निकाला जाता है, उसको साफ करते हुए, और दूसरे साइड से उसको शुद्ध रक्त को शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। हीमोडायलिसिस की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जिनकी किडनी फेल हो गई, जिनकी किडनी काम करना बंद कर दी है। ठीक है। यूरेमिया क्या होता है? तो रक्त में यूरिया की मात्रा का बहुत बढ़ जाना। ठीक है। रक्त में यूरिया की मात्रा का बहुत बढ़ जाना। यूरिया की मात्रा कब बढ़ेगी? जब शरीर जो है, किडनी फेल हो जाती है, किडनी जो है वो यूरिया को बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो उस केस में रक्त में यूरिया की मात्रा क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, पाईयूरिया, प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन। यूरिन में, मूत्र में मवाद का पाया जाना। और कई लोगों के मूत्र के अंदर ये पस सेल्स मिलती है जो कि इन्फेक्शन को शो करती है। कई बार लोगों को बुखार आता रहता है, बुखार ठीक ही नहीं हो पाता है, तो यूरिन टेस्ट की सलाह देता है डॉक्टर। यूरिन के अंदर यदि पस सेल्स पाई जा रही है तो भी बुखार जो है वो लगातार बना रहता है। नेफ्राइटिस क्या होता है? तो इन्फ्लेमेशन, कौन बता रहा है? इन्फ्लेमेशन ऑफ, क्या लिखूं? बोलो जल्दी से, है ना। इसको ब्राइट्स डिजीज भी कहते हैं। ब्राइट्स डिजीज भी कहते हैं। इसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कंफ्यूजन नहीं करना है। अब तो बता दो, नेफ्राइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ, कौन है बताओ बेटा? इन्फ्लेमेशन ऑफ, एनीबडी? नेफ्राइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ, देखो नाम क्या शो हो रहा है? ग्लोमेरुलस। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। एन्यूरिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ यूरिन। किसी के अंदर मूत्र भी बंद हो जाए, मूत्र आना बंद हो जाए, बड़ी ड्रास्टिक कंडीशन हो जाती है ना। कभी कभी मूत्र आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। मतलब रोगी के शरीर से मूत्र ही बाहर नहीं निकल रहा है, तो उस केस के अंदर फिर डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है। तो एन्यूरिया इज एब्सेंस ऑफ यूरिन, मूत्र का आना ही क्या हो जाना? बंद हो जाना। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट। कितनी किडनी से कितना? तो 125 ml प्रति मिनट। 125 ml प्रति मिनट। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज 125 ml पर मिनट। क्लियर? व्हाट इज GHP? तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये कितना होता है बेटा? 60 to 70 mmHg होता है ना। 60 to 70 mmHg। ये नीचे की तरफ लगता है ऐसे, ये बोमेन कैप्सूल है ना, तो ये नीचे की तरफ लग रहा है ऐसे, राइट। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 60 to 70 mmHg। लेकिन दो प्रेशर ऐसे हैं जो इसको रोक रहे हैं। देखिए समझिए, GHP ऐसे लग रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए दो प्रेशर ऊपर की तरफ और लग रहे हैं, राइट। एक कौन सा होता है? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये कितना होता है बेटा? 32 mmHg के करीब होता है। और ये जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बोमेन कैप्सूल के अंदर उपस्थित जो प्रोटीन है वो अपोजिट दिशा में लगा रहे हैं। और CHP क्या होता है? तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये कितना होता है बेटा? ये 18 mmHg के करीब होता है। 18 mmHg के करीब होता है। और ये बोमेन कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड है उसके द्वारा ये लगाया जा रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे? नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू GHP माइनस BCOP प्लस CHP। तो क्या निकालेंगे? नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू, मान लीजिए एक बार अधिकतम 70 मान लेते हैं, माइनस 32 प्लस CHP कितना है? 18।
तो ये कितना हो गया, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू 70 माइनस 50, तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू 20 mmHg। आया समझ में? इस तरीके से ही निकालते हैं। ऑलराइट, विच किडनीज आर, वाई किडनीज आर एसिमेट्रिकल इन पोजीशन। आप हमेशा देखते हो एक किडनी अपनी कैसी होती है, ये राइट किडनी जो होती है थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी क्या होती है, ऊपर की तरफ होती है, ऐसे अपने ऐसा होता है ना, समझ पा रहे हो, ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों है, वाई किडनीज आर एसिमेट्रिकल इन पोजीशन, क्योंकि राइट साइड में वेल डेवलप्ड क्या होता है दोस्तों, वेल डेवलप्ड लिवर के कारण ऐसा होता है, लिवर के कारण राइट साइड में लिवर होता है। समझो राइट साइड की किडनी थोड़ी सी नीचे है, ऐसे है, अपनी किडनी जैसे राइट साइड की किडनी, इधर वाली किडनी ऐसे है और ये लेफ्ट वाली किडनी ऊपर है। क्यों? क्योंकि राइट साइड के अंदर 1.5 किलो का लिवर है, तो लिवर ने धक्का दे दिया है, तो लिवर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, तो लिवर ने धक्का दे दिया, तो किडनी थोड़ी सी कहाँ चली गई, नीचे। तो इसलिए राइट साइड में वेल डेवलप लिवर के कारण जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी कहाँ पर होती है दोस्तों, ऊपर होती है। अदर नेम ऑफ फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोनेफ्रिडिया। आपको मालूम है कि फ्लेम सेल्स के कारण चपटे कृमियों में उत्सर्जन और प्रोटोनेफ्रिडिया, या आप चाहें तो सोलेनोसाइट्स, आप उन्हें सोलेनोसाइट्स कहिए या क्या कहिए, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलेनोसाइट। हाँ उमा, सही है आपका आंसर, बिल्कुल सही है। घनश्याम जी आपका भी आंसर सही है। विच सब्सटेंसेस आर रीएब्सॉर्ब बाय कलेक्टिंग डक्ट, विच सब्सटेंसेस आर रीएब्सॉर्ब बाय कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कौन कौन से पदार्थ को रीएब्सॉर्ब करता है, तो थोड़ी बहुत मात्रा में तो यूरिया और थोड़ी बहुत मात्रा में वाटर, दो सब्सटेंसेस को रीएब्सॉर्ब करती है कलेक्टिंग डक्ट। दो सब्सटेंसेस को रीएब्सॉर्ब करती है, एक तो यूरिया और एक क्या होता है, वाटर, यूरिया एंड वाटर। तो दोस्तों ये जो थे वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि बेस्ड थे किसके ऊपर, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर, राइट, और अपने लोकोमोशन के ऊपर।